एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आखिरकार इजराइल जिसने इतनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी, हवाई हमले किए, गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन चलाया और 15 महीने तक जो है वो जो गाज़ा का जो एक एक इलाका है, एक एक चप्पा है वो छान मारा, लेकिन उनको सैन्य कामयाबी इस रूप में ना मिली कि वो बंधकों तक पहुंच पाएं और सैन्य ऑपरेशन के जरिए बंधकों को छुड़ा पाएं। तो आखिरकार जब 15 महीने बाद या 470 दिनों के बाद, 71 दिनों के बाद जो ये सीज फायर समझौता हुआ है, 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद जो इजराइल ने अपने ऑपरेशन शुरू किए उसको बंद करने को वो राजी हुआ और बदले में जो 251 जो बंधक थे, जिसमें से 110 जो है वो पहले हफ्ते का जो एक सीज फायर हुआ था नवंबर में पिछले साल तब छोड़े गए थे, और उसके बाद इक्का दुक्का जो बंधक हैं वो छोड़े जाते रहे, और या जो इजराइल की सेना जो है वो इक्का दुक्का बंधकों को ही सैन्य ऑपरेशन में छुड़ा पाई। लेकिन जो 95 या 98 जो आखिर के बंधक बचे हुए हैं, जिनमें से 3 की रिहाई हुई है पहले दिन और 33 की रिहाई पहले फेज के दौरान होनी है, और उसके अलावा जो और भी बंधक हैं 98 बंधक हैं, उनमें से ज़्यादातर जिंदा बताए गए हैं, कुछ की मौत भी हो गई है। तो अगर 50 के आसपास भी जिंदा बंधक हमास के पास हैं तो सवाल है कि इजराइल क्यों इन बंधकों तक पहुंच नहीं पाया। जो बातें निकल कर अब तक सामने आती रही वो ये कि हमास जो है वो इन बंधकों को अलग अलग ठिकानों पर रखता रहा, कभी वो सुरंगों में रखता था, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि अपने सैन्य ऑपरेशन में वो उत्तरी गाज़ा हो, मध्य गाज़ा हो या दक्षिणी गाज़ा, उसके ज़्यादातर सुरंगों को उसने नष्ट कर दिया। तो फिर आखिरकार बंधकों तक क्यों नहीं पहुंच पाया। तो ये भी जानकारी आई कि बंधकों का जो स्थान है वो लगातार बदला जाता रहा। वहाँ पर जब सुरंग में कोई खतरा नजर आता था या लगता था कि यहाँ दबिश दे सकती है आईडीएफ, तो हमास जो है इन बंधकों को दूसरी जगह ले जाता था। ये भी जानकारी आई कि कई बार इनको शरणार्थी शिविरों में भी रखा गया, और ज़्यादा जो सघन आबादी वाला इलाका है जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पर इनको रखा गया। कई बार प्राइवेट हाउसेज में भी इनको रखा गया, और इस तरीके से इनकी जगह बदली जाती थी ताकि जो इजराइल के जो सैनिक हैं वो इन तक ना पहुंच पाएं। तो ये भी एक दो बार ऐसी भी जानकारी आई कि इजरायली सैनिक जिस सुरंग में पहुंचे जहां बंधकों के होने का अनुमान था या सूचना थी, वहां पहुंचने से पहले बंधकों को लेकर जो हमास के लड़ाके हैं वो वहां से निकल गए थे, और वहां पर जो मिला उसमें ये कि जो रहने खाने की व्यवस्था थी और कुछ ऐसे सुराग वहां पर मिले जिससे ये पता चला कि बंधक यहाँ पर कुछ देर पहले तक थे। तो आखिरकार इतनी सारी ताकत, इतने सारे सर्विलेंस, इतनी सारी तकनीकी, इन सब के रहते हुए भी इजराइल सैन्य तरीके से इन बंधकों तक नहीं पहुंच पाया, और ये भी एक बहुत बड़ा दबाव जो था इजराइल पर उसने काम किया कि वो सीज फायर समझौता करे, क्योंकि घर में बंधकों की रिहाई को लेकर बंधक के जो परिजन हैं उनके साथ लाखों की तादाद में लोग जुटकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये अलग बात है कि हमास के साथ डील ना हो, इसके लिए जो नेतन्याहू की मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री थे, जिनमें से एक ने आज इस्तीफा, 3 ने आज इस्तीफा भी दे दिया। तो विरोध भी हो रहा था कि हमास के साथ जो समझौता ना हो, लेकिन दबाव इस बात का ज़्यादा था कि बंधकों को वापस लाया जाए, और बार बार खुद नेतन्याहू की तरफ से ये कहा भी गया था कि बंधकों को लेकर आएंगे। और जो सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके 3 मकसद जो बताए गए थे, उसमें बंधकों की वापसी का मकसद भी एक बड़ा मकसद था। तो बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इजराइल पूरी ताकत झोंकने के बाद भी और गाज़ा पट्टी के चप्पे चप्पे तक पहुंचने के बाद भी इन बंधकों तक क्यों नहीं पहुंच पाया। तो जवाब यही है कि हमास ने ऐसी रणनीति बनाई कि इनको अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पे रखता रहा, और एक बार्गेन के तौर पर इनको इस्तेमाल करने की जो मंशा थी वो हमास की पहले से थी। तभी जब 7 अक्टूबर का हमला किया था तो 1200 के आसपास लोगों को तो मारा ही, 250 लोगों को बंधक बनाकर भी ले गया। और जो पहले हफ्ते का सीज फायर हुआ था नवंबर में, 1 हफ्ते का सीज फायर, उसमें कुछ बंधक छोड़े गए और बदले में फिलिस्तीनी जो कैदी हैं वो भी छोड़े गए। और इस बार भी जो बंधक समझौता हुआ है उसमें बड़ी तादाद में जो फिलिस्तीनी कैदी हैं, जिसमें कि हत्या के आरोपी भी हैं, मास किलिंग्स के भी आरोपी हैं, और जिन्होंने जो कई ऐसे हमलों में हिस्सा लिया है जिसे इजराइल ने आतंकवादी हमला माना है, तो ऐसे लोगों को भी छोड़ा जा रहा है। तो एक बार्गेनिंग पावर के तौर पे हमास ने इन बंधकों को अपने पास रखा। कहाँ रखा ये इजराइल को भी नहीं पता चला, और अभी भी कहाँ से निकाला है ये इजराइल को नहीं पता चला।
और रेड क्रॉस को ये सौंपा गया।